सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और बच्चों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर के साथ, दैट इज द नेशनल इनकम। तो ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में अपलोड कर चुका हूं। पहले दो पार्ट को देख लेना। दिस इज पार्ट 3 ऑफ द वीडियो ऑफ द चैप्टर नेशनल इनकम फॉर द क्लास 12th। और बच्चों, ये जो नेशनल इनकम जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 12th का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ध्यान से पढ़ना। और बेटा, इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 12 की अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज की सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। सारे चैप्टर्स मैं करवाऊंगा। और आप देखो यहाँ पे स्टाइल देखो कैसे हो रहा है सर। बुक से हम सारी सारी लाइंस हम लोग रीड कर रहे हैं और साथ साथ मार्किंग करते हुए चलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप अकाउंट्स भी पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो और बिजनेस स्टडीज भी पढ़ सकते हो। आओ चलो स्टार्ट करते हैं सर वीडियो के साथ। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है ये समझने का कि सर ये कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स। तो आ जाओ बच्चों। तो जो बच्चों फाइनल गुड्स होते हैं ना, फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट क्या गुड्स क्या होते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं क्या कि फाइनल गुड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कंजम्पशन गुड्स के अंदर एंड कैपिटल गुड्स के अंदर। तो बेटा क्या होता है कंजम्पशन गुड्स, ध्यान से देखना। कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। मान लो मेरे को कुछ खाना, मेरे को ब्रेड खानी, तो डायरेक्टली ब्रेड ने मेरी कंजम्पशन को पूरा करा। बटर, शर्ट्स, पेन, टेलीविजन, फर्नीचर, तो ये सारे कंजम्पशन गुड्स है जो कि हम क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं डायरेक्टली, और ये हमारी नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। तो कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, मेरी इच्छा को पूरा कर देंगे। बेटा कंजम्पशन गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इसकी क्लासिफिकेशन होती है, एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, एक होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स और एक होती है आपकी सर्विसेज। तो कंजम्पशन गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स: ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज और एक सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स कैसे होते हैं, जो सालों साल चलते रहते हैं, जैसे आपका टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, 4-5 साल इजीली चल जाते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जो बेटा 1 ईयर तक आपको चेंज करने पड़ेंगे, जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, क्रॉकरी हो गई, शूज हो गई, तो 1 साल से ज्यादा आप उसको कहाँ यूज करते हो। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो भैया अभी आपको 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर कंज्यूम करना पड़ेगा, जैसे आपका मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, पेपर हो गया, जो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द एक्ट ऑफ कंजम्पशन, इनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है जैसे आप इसको क्या करते हो बच्चों, कंज्यूम करते हो। ठीक है। सर्विसेज, सर्विसेज में क्या हो गई, सर्विसेज ऑफ टीचर, डॉक्टर्स और बैंक्स, ये आपको पता है। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो सालों साल चलते रहते हैं, 3-4 साल तक आप यूज कर सकते हो। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिसको आप 1 ईयर तक यूज कर सकते हो। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, 2-3 दिन के अंदर आपको उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। और सर्विसेज आप लोग जानते हो, सर्विसेज ऑफ टीचर, डॉक्टर्स। सर्विसेज कैसी है, नॉन मेटल गुड्स है विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ठीक है। दे कैन नॉट बी सीन और टच, आपको पता है सर्विसेज कैसी होती है सर, इनटैंजिबल एसेट्स होती हैं बच्चों। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, व्हाट इज द कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। कैपिटल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीन्स जो कि हेल्प करती है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स के अंदर। इक्विपमेंट्स, ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स किस में आते हैं, कैपिटल गुड्स के अंदर, जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, फिर आपकी कंजम्पशन गुड्स की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बुक के अंदर ही मार्क करते चलो, जब भी पढ़ो हमेशा बुक ओपन करके पढ़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ सेवरल ईयर्स। तो भाई कोई भी मशीन है 4-5 साल तक चल जाती है, तो उनकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। जैसे मान लो मैंने कार परचेज करी, मैंने बोला ये कार 4-5 साल तक आराम से चल जाएगी। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई मेरे को एक बात बताओ, मान लो एक शुगर केन है, शुगर केन उसको जैसे ही मैं मशीन में डालता हूं तो शुगर केन सॉलिड होता है ना, गन्ना क्या होता है दोस्तों, सॉलिड होता है। जैसे ही मशीन में डालता हूं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसने उसने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी बच्चों, लूज कर दी। ऐसी जो मिल्क होता है वो कौन सी स्टेट में होता है सर, लिक्विड स्टेट में होता है। उससे जब मिठाई बनाता हूं तो वो सॉलिड स्टेट में बन जाता है। ऐसी ये जो मशीन है ना, इस मशीन को यूज करते हो तो क्या इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, मशीन कुछ और बन जाती है, मशीन क्या लिक्विड हो जाती है, नो सर। तो ये डू नॉट लूज आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे डू नॉट गेट मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे आपकी शुगर के गन्ने का जूस बनाने वाली जो मशीन थी, क्या वो चेंज हो जाती है जब गन्ना के जूस बन जाता है, नहीं सर। लेकिन गन्ने का जो आइडेंटिटी है वो दोस्तों चेंज हो जाती है, सॉलिड से वो लिक्विड हो जाती है। दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज द डिप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो भैया रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगती है ना, कार है उसकी सर्विसेज करवानी पड़ती है। दे हैव डिराइव डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड ऑफ अदर गुड्स व्हिच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। भैया इन मशीन्स की डिमांड क्यों होती है, बिकॉज ये मशीन जो बनाती है ना उस प्रोडक्ट की डिमांड है। देखो गन्ने का जूस बनाने वाली मशीन की डिमांड क्यों है, बिकॉज सर गन्ने की जूस की डिमांड होती है। ऐसे गर्मियों के अंदर लोगों को ठंडा ठंडा मीठा मीठा एकदम मजा आ जाता है पीने के अंदर, गन्ने का जूस है ना। चलो तो बच्चों उसकी ऑटोमेटिकली मशीन की डिमांड हो जाती है। अब जैसे आइसक्रीम बनाने की मशीन की क्यों डिमांड है, बिकॉज सर गर्मी में हर कोई आइसक्रीम खाता है, तो आइसक्रीम की डिमांड होगी तो उसकी मशीन की भी डिमांड होगी। यस, तो कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज। कैपिटल गुड्स आर कैसे यूज के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। तो व्हेन
अ गुड, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ गुड से रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर से कन्फेक्शनरी शॉप, इट इज अ कैपिटल गुड। मान लो मेरी एक कन्फेक्शनरी शॉप है, मैं केक एंड पेस्ट्रीज वगैरह बेचता हूँ, तो मेरी शॉप के अंदर क्या लगा हुआ है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर, जिसके अंदर मैं सारे केक्स वगैरह रखता हूँ, कस्टमर आता है उसको दे देता हूँ। तो बेटा वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स है, वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो अगर मेरी किसी चीज की दुकान है और उस दुकान के लिए मैंने कोई फ्रिज खरीदा और उसको मैं क्या कर रहा हूँ सर, यूज कर रहा हूँ अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो वो मेरे लिए कैपिटल गुड है। लेकिन 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 द सेम रेफ्रिजरेटर इज अ ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स फॉर द हाउस होल्ड। लेकिन अगर वो फ्रिज मेरे घर का है, उससे मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं, तो वो जो रेफ्रिजरेटर है वो कैसा गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स। तो एक हो गए कैपिटल गुड्स और एक हो गए ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कब बोलते हैं, जब आप उसको घर के लिए यूज करते हो, और कैपिटल गुड्स कब बोलते हैं, जब आप उसी सेम चीज को किसके लिए यूज करते हो, अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो। ठीक है, सो इफ द एंड यूजर ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इज अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन हो गया, एक बिजनेस में, देन इट इज अ कैपिटल गुड। ठीक है, अब कन्फेक्शनरी शॉप है, रेफ्रिजरेटर है, तो कैपिटल यूज है। हाउएवर एंड यूजर इज अ हाउस होल्ड, अगर घर पे यूज हो रहा है उसी फ्रिज को, तो वो क्या बन जाएगा आपका, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझे। चलो अब बच्चों यहाँ पर आ जाती है आपकी डेफिनेशन के कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। इजीली आप इसको पढ़ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो इजी सा हमारा ये टॉपिक हो जाता है खत्म। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और छोटे छोटे फॉर्मूलाज इस चैप्टर के अंदर आपके स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। छोटे छोटे फॉर्मूले उसको लॉजिकली समझते जाना, फिर इवेंचुअली हम बड़े वाले फॉर्मूलेज की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो बेटा आज सीखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है। व्हाट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बच्चों ध्यान से समझना, एक छोटा सा फॉर्मूला गिवन है, ध्यान से देखना। आप लोग ने जो है ना क्लास 11th का जब अकाउंटेंसी जब पढ़ा था, तो आप पढ़ते थे ग्रॉस एसेट। ठीक है, मान लो एक एसेट थी कितने की, 10 लाख रुपीस की, उसमें से माइनस करते हो आप लोग डिप्रीसिएशन। एसेट्स में से क्या माइनस करते हो बच्चों, डिप्रीसिएशन की वैल्यू माइनस करते हो। तो डिप्रीसिएशन आपने माइनस करा 2 लाख का, तो आ गया 8 लाख रुपीस। इसको क्या बोलते हो, नेट एसेट्स। क्या बोलते थे इसको, हम नेट एसेट्स बोलते थे। ठीक है, तो जब भी हमारी एसेट्स में से हम डिप्रीसिएशन माइनस करते तो क्या बन जाती है, नेट एसेट्स बन जाती है। तो ग्रॉस से नेट पर आने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है बच्चों, माइनस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से देखना, ग्रॉस परचेजेस, परचेजेस में याद करो आप माइनस करते थे परचेज रिटर्न, पीआर बोले तो परचेज रिटर्न आप माइनस करते थे। तो ग्रॉस परचेजेस में से जब आपने परचेज रिटर्न माइनस करा तो बच्चों क्या आता था, नेट परचेजेस। क्या आता था, नेट परचेजेस। ऐसे मान लो आप सेल्स में से माइनस करते थे सेल्स रिटर्न, एसआर बोले तो सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से जब सेल्स रिटर्न माइनस करते थे तो बच्चों क्या आता था, नेट सेल्स। क्या आता था, नेट सेल्स आता था। तो याद ध्यान से सुनो, मेरे को अगर नेट के पास जाना है, मुझे किसके पास जाना है, नेट के पास जाना है, तो कोई ना कोई चीज हम क्या करते थे बच्चों, माइनस करते थे। समझे नहीं समझे, यस एकदम लिंक करवा रहा हूं आपका क्लास 11 से भी। तो यहाँ पे देखो हम किस पे खड़े हैं बच्चों, नेट इन्वेस्टमेंट, हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे खड़े हैं, और हमें जाना किसके पास है, नेट इन्वेस्टमेंट के पास जाना है। तो ग्रॉस से अगर मुझे नेट के पास जाना है तो मुझे डिप्रीसिएशन क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो ध्यान से देखो, ये छोटा सा डायग्राम गिवन है, बहुत अच्छा सा डायग्राम है। देखो ग्रॉस से अगर आप किसके पास जाना चाहते हो, नेट इन्वेस्टमेंट के पास जाना चाहते हो, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट के पास जाना है, तो नेट के पास जाना है तो डिप्रीसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस। और नेट से दोबारा से ग्रॉस के पास जाना है तो डिप्रीसिएशन क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। ठीक है, चलो इतनी सी बात तो समझ गए आप लोग। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डिप्रीसिएशन। मतलब डिप्रीसिएशन माइनस करने से पहले जो वैल्यू आ रही है किसकी, स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल बोले तो मशीनरीज वगैरह जो आपने परचेज करी, फिक्स्ड एसेट्स आपने जो परचेज करी। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपने परचेज करा है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, आपने क्या परचेज करा, फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन अभी इन फिक्स्ड एसेट्स में से आपने डिप्रीसिएशन माइनस नहीं करी। द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। इसमें से आपने क्या कर रखा है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो बच्चों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रीसिएशन माइनस कर देते हो। और बचपन में आपने पढ़ा था कि सर डिप्रीसिएशन होता क्या है बच्चों, डिप्रीसिएशन का एक और नाम यूज होता है जिसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो नाम याद करना, हमने फिक्स्ड कैपिटल को, फिक्स्ड एसेट्स को क्या करा, कंज्यूम कर लिया, तो जिसके वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई और उसको हमने क्या बोला, डिप्रीसिएशन बोला। तो डिप्रीसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। किसकी वजह से होता है, डिप्रीसिएशन यूज करने की वजह से। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना ज्यादा टाइम होता जाएगा उतना ज्यादा डिप्रीसिएशन लगता जाएगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। अब जैसे आईफोन 16 आ गया तो आईफोन 15 की वैल्यू कम हो गई बिकॉज उसके अंदर कुछ अच्छा प्रोसेसर आ गया। तो ग्रॉस नेट वैल्यू के अंदर
जब डिप्रिसिएशन को प्लस करते हो नेट वैल्यू के अंदर, जब डिप्रिसिएशन को प्लस करते हो तो बच्चों क्या आ जाती है, ग्रॉस वैल्यू आ जाती है। डिप्रिसिएशन के और कौन कौन से नाम होते हैं याद कर लेना इसको। डिप्रिसिएशन को बोलते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, या फिर क्या बोलते हैं कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। क्या बोलते हैं, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो ये तीन नाम आपको याद करने हैं। दिस इज द नेम ऑफ डिप्रिसिएशन। जब क्वेश्चन आएगा ना तो सीधे डिप्रिसिएशन वर्ड वो कभी यूज नहीं करते, ज्यादातर तो वो वर्ड कौन सा यूज करते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, थोड़ा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आप सारे नाम याद करके जाना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। चलो, तो डिप्रिसिएशन के बारे में अपने को पता है, ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है और ये सब। अब बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड द कैपिटल लॉस। डिप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखते हैं। चलो देखो, डिप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो डिप्रिसिएशन अपने पता है सर, रीजन क्या होता है डिप्रिसिएशन का, कि सर हम उसको यूज कर रहे थे, वैल्यू कम हो गई, सर समय के साथ साथ वैल्यू कम हो गई और टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तो डिप्रिसिएशन। बेटा डिप्रिसिएशन के लिए इंसान प्रिपेयर होता है। मुझे पता है, मैंने मान लो एक कार परचेज करी 10 लाख की और मुझे पता है इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स की, मुझे पता है लाइफ कितने की, 10 ईयर्स की है, तो हर साल मैं उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा। तो डिप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट। तो डिप्रिसिएशन में कितना लगाता हूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट बोले तो 10 लाख अपॉन में यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, तो हर साल 1 लाख से उसकी वैल्यू क्या करेगी, डिप्रिसिएट करेगी। ऐसे ही तो आप डिप्रिसिएशन निकालते थे ना, एसएलएम मेथड से डिप्रिसिएशन निकालते थे क्लास 11th के अंदर। कॉस्ट ऑफ एसेट बोले तो 10 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ 10 ईयर्स, तो हर साल डिप्रिसिएशन कितना लग गया सर, 1 लाख का डिप्रिसिएशन लग गया। और डिप्रिसिएशन के लिए इंसान प्रिपेयर होता है। मुझे पता है 10 ईयर्स के बाद मुझे ये मशीन चेंज करनी पड़ेगी, मुझे अपनी कार पर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कैपिटल लॉस क्या होता है, मान लो मेरी कार खड़ी हुई थी, एकदम से दोस्तों तूफान आ गया, उसके ऊपर पेड़ गिर गया और कार की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या मैं इसके लिए प्रिपेयर था, नो सर। तो डिप्रिसिएशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए आप क्या बनाते थे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी बनाते थे। क्लास 11th में आपने बनाया था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्यों बनाते थे, क्योंकि हमको पता था कि 10 साल के बाद मुझे इस एसेट को बदलना पड़ेगा। प्रोविजन इज मेंटेन्ड थ्रू डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। सर यहाँ पे प्रोडक्शन आपकी रुकती नहीं है। आपको पता है 10 साल के बाद मशीन बदलनी पड़ेगी, तो जैसे ही 10 ईयर्स हो जाएंगे आप नई मशीन फटाफट से खरीद लाओगे। और कैपिटल लॉस में क्या हो जाता है सर, अचानक से मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई एकदम फायर लग गई फैक्ट्री के अंदर, चोरी हो गई मशीन, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया और मशीन की वैल्यू जीरो हो गई, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। इसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं बनता, इसके अंदर प्रोविजन बनता है और ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करते हैं। बिकॉज मैं तैयार नहीं था ना इससे लॉस के लिए। अब एकदम से मशीन की वैल्यू जीरो हो गई, अब नई मशीन लानी पड़ेगी, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा और प्रोडक्शन रुक जाती है, ठीक है। चलो, तो बहुत सिंपल सा आपका डिफरेंस था डिप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का, अच्छे से इसको याद कर लेना। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा बेटा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोस टैक्स व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है दैट इज द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वो किसके ऊपर लगता है सर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोस टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन लगा रहा है, गवर्नमेंट लगा रही है, किसके ऊपर, प्रोडक्शन और सेल के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज। तो कौन कौन से टैक्स होते हैं, एक तो जीएसटी भी होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी होता है, सेंट्रल एक्साइज भी होता है, वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, एक्साइज लगता है लिकर के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, एंट्री टैक्सेस एंड द टोल टैक्स वगैरह। तो ये बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स, इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज सर ये लगते किसी पर है और लाइबिलिटी किसी और के ऊपर जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए गया, तो मान लो मैंने जो खाना जो खाया वो 1000 रुपीज का खाया, उस पर जीएसटी लगता है बच्चों 5% का। तो 1000 का 5% कितना हो गया, 50 रुपीज। तो टोटल कस्टमर से कितने पैसे लिए गए, 1050 रुपीज लिए गए। तो मैं कस्टमर था, मैंने कितने पैसे दिए रेस्टोरेंट ओनर को, 1050 रुपीज दिए। रेस्टोरेंट ओनर ने 1000 अपनी पॉकेट में डाले और 50 रुपीज किसको डिपॉजिट कर दिए, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिए। बेटा एक्चुअली में ये टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसकी थी, शॉपकीपर की थी। लेकिन ये टैक्स पे उसने निकलवाया किससे, बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, मेरे ऊपर। तो ये कैसा टैक्स हो गया, डायरेक्टली उसने पे करा कि इनडायरेक्टली उसने पे करा, सर इनडायरेक्टली उसने पे करा, कंज्यूमर से लेके कस्टमर से लेकर। और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या बोलता है, भाई तू ये बता तूने कितनी इनकम कमाई। तो मान लो गवर्नमेंट ने बोला बताओ शैल शर्मा आपने कितनी इनकम कमाई, मैंने बोला गवर्नमेंट मैंने से 5 लाख रुपए कमाए, तो सरकार ने बोला 5 लाख के ऊपर इतना टैक्स पे कर देना, बस। तो लाइबिलिटी मेरी थी, बर्डन भी मेरे ऊपर आ गया। लेकिन मान लो वहां पे रेस्टोरेंट ओनर की लाइबिलिटी थी जीएसटी पे करने की, लेकिन बर्डन किसके ऊपर भेज दिया उसने, कस्टमर के ऊपर भेज दिया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते बच्चों।
इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। ऑब्वियसली सर, मैंने खाना खाया था 1000 रुपीज का, उस पर जीएसटी लग गया 50 रुपीज का, तो प्राइस पॉइंट कितना हो गया, 1050 रुपीज हो गया। तो जैसे आप इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हो तो प्राइस बढ़ जाता है। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन सेट ऑफ स्पीकर इज, मान लो स्पीकर बनाता हूँ, बेबी को बेस पसंद है, मैंने स्पीकर बनाया कितने का, 500 रुपीज का, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाया 10% रुपीज का, देन प्राइस ऑफ स्पीकर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे, 500 रुपए का 10% कितना हो गया, 50 रुपए, तो 500 के स्पीकर, 50 का टैक्स, कितना हो गया, 5050 रुपीज ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस करते हैं सब्सिडीज। देखो नेट पे पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी। जैसे ग्रॉस में से माइनस करते थे डिप्रिसिएशन, तो किसके पास पहुंचते थे, नेट के पास पहुंचते थे। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर दोगे सब्सिडीज, तो किसके पास पहुंच जाओगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के पास। अब सर ये सब्सिडीज क्या होती है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सब्सिडीज क्या होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसों की मदद, जो कि कौन करता है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देती है मदद किसको, प्रोड्यूसर्स को, टू फुलफिल इट सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लो एलपीजी सिलेंडर है, सरकार बोलती है कि भाई ये लकड़ी वकड़ी पे खाना मत बनाओ, बिकॉज इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो थोड़े से वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जिनके पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट बोलते तुम सिलेंडर खरीदो, मैं तुमको सब्सिडी दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, सब्सिडी दूंगा। बेटा जब सब्सिडी लगती है किसी चीज पे तो वो चीज सस्ती हो जाती है। तो मान लो अगर वैसे मान लो नॉर्मल लोगों के लिए सिलेंडर कितना एलपीजी 1000 का है, तो गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दे दी 200 रुपए की, तो उनको सिलेंडर कितने का मिल रहा है, 800 का। तो सब्सिडी हमेशा सामान की वैल्यू को कम करता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को बच्चों किस पे लिखा, पॉजिटिव में लिखा, और उसमें से माइनस क्या कर दी हमने, सब्सिडीज। तो क्या निकल के आए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल के आया। ठीक है, इतनी सी बात समझे, नहीं समझे, यस सर समझ गए। फिर बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक चीज आप लोगों को समझानी है। तो सब्सिडीज में ऑल्सो भी रेफर्ड एज इकोनॉमिक असिस्टेंस, या फिर क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते हैं। इन इंडिया एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट अ सब्सिडाइज रेट, ताकि लोग बाग उसको अफोर्ड कर सके और ज्यादा एयर पोल्यूशन ना हो। ठीक है, चलो। सब्सिडी इज अ ट्रांसफर पेमेंट एज इट इज फाइनेंशियल। देखो ध्यान से देखना, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट क्या था, सब्सिडीज मैंने उस टाइम पे भी पढ़ाया था कि सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट है, एज इट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स टू फुलफिल इट सोशल ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट डज नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, जैसे मान लो आपकी पॉकेट मनी, पापा ने आपको पैसे दिए, बदले में उनको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी मान लो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, गवर्नमेंट को बदले में कुछ और नहीं चाहिए, तो ऐसी पेमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। और एक होती थी फैक्टर इनकम, है ना, क्या होता था फैक्टर इनकम में, मैंने आपको क्लासेस दी, बदले में आपने मेरे को पैसे दिए। ठीक है, मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो दी, बदले में आपने मेरे को क्या दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐड कमेंट के। यस सर हमें समझ में आ रहा है। अब बच्चों ध्यान से समझना, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। ध्यान से समझना, ये आपके क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा। What is the factor cost? It refers to the amount paid to the factors of production for the contribution in the production process. In the given example, 500 is the factor cost. तो factor cost क्या होता है, जो आपने पैसे दिए लेबर को, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, काम करा था। तो अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड को क्या दिया आपने, रेंट दिया, क्या दिया, रेंट दिया। ठीक है, लेबर को आपने क्या दी, वेजेस दी, इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट, ये सारा क्या है बच्चों, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है, इट रेफर्स टू प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। प्रोडक्ट को कितने का बेचोगे मार्केट पे, तो मान लो प्रोडक्ट हमने बनाया कितने का, भैया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग गए उसके अंदर 500 रुपए के, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज ये सब मिला के प्रोडक्ट कितने का बना, 500 का। 500 का ही बेच दूं क्या मार्केट में, अरे गवर्नमेंट बोलते हैं इसके ऊपर टैक्स तो ऐड कर, तो 500 का सामान 500 में नहीं बेचूंगा, टैक्स भी तो ऐड करूंगा। तो इट रेफर्स टू प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। इन द गिवन एग्जांपल 540 इज द मार्केट प्राइस। तो मैं 500 की चीज कितने में बेच रहा हूँ, 540 रुपए में बेच रहा हूँ। तो 40 रुपए का मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, टैक्सेस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, टैक्सेस। तो ध्यान से समझना, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट ऐसे सोचो, फैक्ट्री का प्राइस, मैं जैसे करता हूँ इसको, ये है फैक्ट्री का प्राइस, को मुझे सामान कितने का पड़ा। लेकिन इसके अंदर जब आप बच्चों फैक्टर कॉस्ट से जब क्वेश्चन बोले आपको किसके पास जाना है, मार्केट प्राइस के पास जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देना, प्लस कर देना। अरे सामान 500 रुपए का, अभी जैसे स्पीकर था ना, स्पीकर ऊपर 500 का स्पीकर था, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स कितना प्लस करा था, 50। तो स्पीकर कितने का बेचोगे मार्केट में, 550 का बेचोगे ना स्पीकर मार्केट में। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट वगैरह सब ऐड हो रखा है, बिकॉज रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट सब हमने क्या कर रखा है बच्चों, ऐड कर रखा है फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर। तो ऐसे मत बोलना सर प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में ऑलरेडी प्रॉफिट एडेड होता है। तो अब इस प्राइस के अंदर हम सरकार के टैक्सेस ऐड करते हैं, और अगर मार्केट प्राइस से दोबारा से मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं माइनस करता हूं। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस के पास जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होंगे, और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट के पास आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करूंगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए बच्चों, चलो आगे चलते हैं। ठीक है,
अब बच्चों मान लो हमें क्या निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो मान लो इनडायरेक्ट टैक्स आपको कितना गिवन है, 0, सब्सिडी कितनी गिवन है, 100। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो आंसर क्या आया, -100। इनडायरेक्ट टैक्सेस 250 है, सब्सिडी 0 है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर दो सब्सिडीज, कितना आ गया, 250 रुपीज। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे 200, सब्सिडी 120 की, 200 में से 120 माइनस करें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के आ गए बच्चों, 80 रुपीज के टैक्सेस आ गए। तो ये दो चीजें अच्छे से आप लोग याद कर लेना। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के पास आएंगे तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चलो अब बेटा एक बहुत शानदार टॉपिक आ रहा है अपना, जिसका नाम क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बहुत क्रूशियल चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था, मैंने आपको बोला था 2 पार्ट इसकी वीडियो के बनेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा पार्ट थोड़ा सा लेंदी हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर थर्ड वाले पार्ट के अंदर हम थोड़े से और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। और फोर्थ वाला चैप्टर तो भाई एकदम इनसेन है, इट इज इनसेन, एकदम नेक्स्ट लेवल चैप्टर। तो वहां पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बिकॉज वहां पर हम ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आने वाला है अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आने वाला है 6 मार्क्स का। तो उसके अंदर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है सर, इसको बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। के बाहर से अपने पास क्या है दोस्तों, पैसे है। मान लो दोस्तों, मेरी एक बात सुनो, ध्यान से समझ लो, मेरा नाम क्या है, माई नेम इज शैल शर्मा। दोस्तों मेरा नाम है शैल शर्मा। मैं क्लासेस देता हूँ क्लास 12th की और 11th को, छोटे छोटे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और मैथ्स। मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, यस। अब बच्चों मान लो मेरा एक दोस्त रहता था मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन रहता है यूएस के अंदर। अब उस बंदे का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अकाउंट्स पढ़ने नहीं आते, उसको अकाउंट्स बनाने नहीं आते। तो मैं उसको क्लासेस देता हूँ अकाउंट्स के। ठीक है, तो मैं इंडिया में बैठा हुआ मिस्टर जॉन को जूम के थ्रू मैं उसको क्लासेस देता हूं। तो मैंने मिस्टर जॉन को बोला, मिस्टर जॉन एक क्लास के मैं पैसे लूंगा $100। सर क्या बात कर रहे हो, यस, 1 क्लास इज इक्वल्स टू $100। तो मिस्टर जॉन से मैं एक क्लास के $100 लेता हूँ। सर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना, 100 इंटू मान लो अगर 86 का चल रहा है तो एक क्लास कितने की होगी, 8,600 रुपये होगा। क्या हुआ दोस्तों, मिस्टर जॉन भी तो है ना इतने पैसे कमाते हो। तो मिस्टर जॉन से मैंने कितने पैसे ले लिए दोस्तों, 8,600 रुपीज ले लिए अकाउंट्स पढ़ाने के। लेकिन मान लो, लेट सपोज मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती, इफ सपोज आई डोंट नो इंग्लिश, ठीक है, तो मैं मिस्टर जॉन से क्लासेस लेता हूं कि मिस्टर जॉन मुझे इंग्लिश सिखा दे। तो मिस्टर जॉन ने मुझे इंग्लिश सिखा दी। भाई जॉन भी एकदम बनिया है। जॉन कौन है दोस्तों, जॉन इज बनिया। ठीक है, अब उसको पता चल चुका है कि भाई मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। उसने मेरी वाली हरकतें चालू कर दी है, तो अब वो कम पैसे क्या कहते हैं, बार्गेनिंग करवाते हैं। तो बार्गेनिंग करवा करवा के उसने मेरी जो फीस जो कर दी, दैट इज $80। कितने डॉलर्स, $80। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं उससे कमाता $100 हूं, तो फ्रॉम मिस्टर जॉन मुझे कितने पैसे आते हैं, फ्रॉम मिस्टर जॉन से शैल शर्मा के पास कितने पैसे आए, फ्रॉम, सर फ्रॉम आया 100। और टू, मैंने मिस्टर जॉन को कितने पैसे दिए, टू मिस्टर जॉन, आई पेड टू मिस्टर जॉन ₹80। तो नेट मैंने कितना कमाया मिस्टर जॉन से, तो फ्रॉम मिस्टर जॉन इतने पैसे आए, फ्रॉम मिस्टर जॉन इतने पैसे आए, एंड माइनस टू मिस्टर जॉन इतने पैसे गए। तो फ्रॉम मिस्टर जॉन आए 100, टू मिस्टर जॉन दिए मैंने 80। तो नेट इनकम कितना लेकर आया मैं इंडिया में, मैं लेकर आया $20। इंडिया में कितने पैसे लेकर आया, $20। तो भाई सरकार क्या बोलेगी, वाओ बेटा आप $20 कमा के ला रहे हो। इसको क्या बोलेंगे, NFIA। इसको क्या बोलेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड कितने पैसे लेकर आया ये मास्टर, आपका टीचर कितने पैसे लेकर आया फ्रॉम एब्रॉड, $100 लेकर आया। और देकर कितने आए, $80 देकर आया। तो नेट इसने इंडिया में कितनी कमाई लेकर आया, सर $20 की कमाई लेकर आया। दैट इज द NFIA। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। देख रहे हो एग्जाम्पल, देख रहे हो बच्चों, इसके लिए लाइक तो बनता है ना एक। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो फ्रॉम एब्रॉड मतलब मिस्टर जॉन से कितने पैसे लेकर आया तुम्हारा भाई, $100। और नेट फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, कितने पे करे मैंने, $80 पे करें। तो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इनकम कितने की आई दोस्तों, $20 की इनकम है। अब इस इनकम को मेरी इनकम के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो, इट रेफर्स द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर पेमेंट पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन इन्होंने बना दी, ठीक है। चलो इसको क्या बोला हमने, NFIA बोला। आगे चलते हैं बेटा, डोमेस्टिक इनकम के अंदर ना हम NFIA को प्लस करते हैं तो क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है। ध्यान रखना, नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब हमें इंडिया की इनकम निकालनी है कि इंडिया ने टोटल कितने पैसे कमाए। तो इंडिया के लोगों ने कुछ पैसे तो कमाए डोमेस्टिक सेल्स करके, डोमेस्टिक इनकम करी। मान लो कुछ पैसे मैंने कमाए
इंडिया के बच्चे पढ़ा के, और कुछ पैसे मैंने कमाए बाहर के बच्चे पढ़ा के, तो उसको भी तो ऐड करोगे ना, तो प्लस क्या कर दोगे, NFIA, प्लस क्या कर दोगे, NFIA। तो मान लो मैंने इंडिया से कुछ 1 करोड़ रुपए कमाए, बाहर के बच्चों को पढ़ा के 2 करोड़ रुपए कमाए, तो मैंने टोटल नेशनल इनकम में कितना ऐड होगा, 3 करोड़ रुपए ऐड होगा। कितने पैसे ऐड होगा, 3 करोड़। इससे इतने पैसे कमाते हो आप, नहीं भाई कभी ना कभी तो कमाएंगे ना, मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, है ना, कि 3 करोड़ रुपए कमाए। तो नेशनल इनकम कितनी है दोस्तों, बच्चों व्हाट इज द नेशनल इनकम, इंडिया से जितना कमाया प्लस बाहर से जितना कमाया, वो क्या बन जाती है आपकी नेशनल इनकम। तो ध्यान से छोटे मोटे बच्चों ये डायग्राम देख लो ध्यान से, डोमेस्टिक इनकम में प्लस करते हैं NFIA, डोमेस्टिक इनकम में क्या प्लस करते हैं, NFIA, और NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दोगे NFIA, तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से अगर दोबारा डोमेस्टिक इनकम के पास जाना है तो माइनस क्या कर दो, NFIA। तो डोमेस्टिक इनकम, DI मतलब डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम के अंदर प्लस कर दो NFIA, किसके पास पहुंच जाओगे, नेशनल इनकम, NI बोले तो नेशनल इनकम के पास पहुंच जाओगे। और NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम में से किसको माइनस करना है, 2 को माइनस करना है, ठीक है। अब बच्चों तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर आपका, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, ठीक है। तो NFIA इज पॉजिटिव, NFIA पॉजिटिव कब होता है, व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज मोर फैन इनकम पेड टू अब्रॉड। तो NFIA पॉजिटिव कब होगा, ओ भैया NFIA पॉजिटिव कब होगा, जब बाहर से पैसे ज्यादा आए हैं और मैंने पे आगे कम करे। बाहर से पैसे ज्यादा आए मतलब फ्रॉम वाले पैसे ज्यादा है किससे, 2 वाले पैसे से। और NFIA नेगेटिव कब होता है, जब 2 वाले पैसे ज्यादा हैं बच्चों किससे, फ्रॉम से, मतलब मैंने मिस्टर जॉन को ज्यादा पैसे दे दिए और उससे कम पैसे लिए। और NFIA जीरो कब होता है, NFIA जीरो कब होता है, जब फ्रॉम इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो NFIA क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। तो बच्चों अब एक कॉन्सेप्ट बचा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। तो कंपोनेंट्स ऑफ NFIA को भी हम क्या कर लेंगे, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको डिटेल में आराम से डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको जो चीजें मैंने समझाई वो आनी चाहिए। अब जैसे मान लो आपको अगर NFIA कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम बाहर से कितने पैसे कमाए, 500 रुपए, टू अब्रॉड बाहर वाले को कितने पैसे दिए, 300। तो भैया नेट इनकम कितनी कमाई, 500 में से 300 माइनस कर दो, नेट कितने पैसे है दोस्तों, 200 रुपया, ठीक है। दूसरा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, -150, मेरे को बाहर वालों को पैसे देने पड़ गए, -150। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस में गिवन है, ओ भाई देखो फ्रॉम में से माइनस करते हैं 2, तो फ्रॉम तो 0 है, माइनस में से कर दिया 2 भी किस में गिवन है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये प्लस कितना हो गया, 150 रुपीज हो गया, ठीक है। ऐसे ही फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, 250 रुपीज बाहर से आने देने कितने हैं, 620 रुपीज, तो माइनस कितना हो गया, 370 रुपीज। बस इतनी सी बात करनी है। तो ये टोटल फॉर्मूलेज थे जो कि आपने इस चैप्टर में सीखे। इन फॉर्मूलेज को जल्दी से अपने रजिस्टर्स में क्या कर सकते हो बच्चों, नोट कर सकते हो। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दो डिप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर दो सब्सिडीज, क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। या फिर मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो फैक्टर कॉस्ट, तो भी क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस करते हो NIT, तो क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में से अगर माइनस कर दिया FC, तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। NFIA कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम में से या तो डोमेस्टिक इनकम माइनस कर दो। सर कैसे बना ये वाला फॉर्मूला, ध्यान से देखो ना, कुछ भी नहीं है इस वाले फॉर्मूले में। देखो डोमेस्टिक इनकम DI प्लस NFIA इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। तो आपको NFIA निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये DI डोमेस्टिक इनकम यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। तो क्या आ गया आपके पास, NFIA आ गया। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ठीक है। अब बच्चों NFIA के कुछ कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को जब आप प्लस कर देते हो तो भी NFIA आ जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिकॉज अननेसेसरी वीडियोस और भी ज्यादा लेंदी हो चुकी है। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन इस सबको रिवाइज कर लो अच्छे से, बिकॉज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा, धूम मचानी है आपको। बाय बाय।